सभी को जय भीम। लंच का वक्त हो चुका है। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को भूख लगी होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, क्योंकि कल आइस्का का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था और काफ़ी सारे लोग उस अधिवेशन में कल मौजूद थे और मैंने काफ़ी सारी बातें कल कह दी। लेकिन आज का जो हमारा ये अम्बेडकराइट यूथ कन्वेंशन है, यहाँ पे खास करके जो आइस्का की भूमिका थी कि हमें एक राष्ट्रीय कन्वेंशन करना है हमारे युवकों का। ये कई हद तक हम बहुत सारी चेतावनी के साथ ये सजेशन हमको मिला था और ख़ास करके चेतावनी पुणे को लेकर थी। एक ऐसा शहर जहाँ पे आज हम यहाँ बैठे हैं, जहाँ से इस मंच से आज मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस राज्य और इस देश की सबसे क्रूरता वाला एक जो राज्य था और उस राज्य के जो शासक थे जिन्हें पेशवा कहा जाता था, उनको इसी पुणे के धरती पर यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में उस समय अछूत कहने वाले हमारे लोगों ने परास्त करके उनका राज्य ख़त्म कर दिया था। उस पुणे में हमें कॉन्फ्रेंस करनी थी, हमें उस पुणे में कॉन्फ्रेंस करनी थी जहाँ पर 19वीं सदी के सबसे बड़े महानायक और इस देश के पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव महात्मा फुले का जन्म हुआ, जिन्होंने ना केवल अस्पृश्यता लेकिन साथ ही साथ एक दुनिया को, खास करके इस देश के तमाम पिछड़े शोषित समाज को एक जीने का नया मार्ग कैसे मिल सकता है, उसके लिए अथक प्रयास किए, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। उस फुले के पुणे के शहर में हमें हमारा पहला यूथ कन्वेंशन करना था। हमें उस पुणे के उस शहर में यूथ कन्वेंशन करना था जहाँ पर सावित्रीबाई फुले, जो मेरे ख्याल से देयर आर फ्यू पीपल इंक्लूडिंग मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, whatever sex or whatever region they may belong, but hardly anyone can match to सावित्रीबाई फुले, जिन्हें यह पता होने के बावजूद कि जिन बच्चों को मुझे अस्पताल लेके जाना है उन्हें प्लेग हुआ है और वो बीमारी यदि मुझे हुई तो मेरी भी मृत्यु हो सकती है, ये जानने के बावजूद उन बच्चों को अपने गोद में उठा के अस्पताल में लेके गई और उसके बाद में उनकी मृत्यु होती है। उस सावित्रीबाई की जगह पुणे है, वहाँ पे हम अपना पहला अम्बेडकराइट यूथ कन्वेंशन करना चाह रहे थे। हम उस पुणे के जगह पे अपना यूथ कन्वेंशन करना चाह रहे थे जहाँ पर बाबा साहब ने गांधी के साथ में पुणे करार किया। एक बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद में बाबा साहब ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई जीतने के बाद में, एक पृथक मतदार संघ की लड़ाई जीतने के बाद में वो लड़ाई यहाँ पर हारी और गांधी के साथ में इसी एरवेड़ा जेल में गांधी ने, जिसने बाबा साहब ने जिस बात को मॉरल ब्लैकमेलिंग कहा था और गांधी को कहा था कि ही इज़ नो महात्मा, ही वॉज नेवर महात्मा फॉर मी, ही वॉज अ ब्लैकमेलर, उस गांधी के सामने बाबा साहब को झुकना पड़ा और वो लड़ाई को वही ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी जिस लड़ाई को बाबा साहब ने बहुत अथक प्रयासों के साथ जीता था। उस सेपरेट इलेक्टोरेट को बाबा साहब को यहाँ पे वापस देना पड़ा। उस पुणे में हम अपना पहला यूथ कन्वेंशन करना चाह रहे थे। हम उस पुणे में यूथ कन्वेंशन करना चाह रहे थे जहाँ पर सत्यशोधक समाज की मूवमेंट शुरू हुई और उस सत्यशोधक समाज की मूवमेंट जो फुले ने शुरू की, जहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी, माली कम्युनिटी, जहाँ से फुले साहब जिस जाति में जन्म जिनका हुआ, वो जाति पिछले कुछ दशकों से आरएसएस की गोद में बैठी हुई है। उस पुणे में हम अपना कन्वेंशन करना चाह रहे थे और उस पुणे में भी हम कन्वेंशन करना चाह रहे थे
जहाँ पर हमें पता चला, हमारी पुणे की जो नई नई टीम है उन्होंने बताया कि दादा आप पुणे में क्यों कन्वेंशन कर रहे हैं, आपका संगठन मजबूत मराठवाड़ा में है, आपका संगठन विदर्भ में मजबूत है, तो आप पुणे में क्यों करना चाह रहे हैं, यहाँ पे तो लोग नहीं आएंगे। मैं बोला यहाँ पे लोग क्यों नहीं आएंगे, तो बोले यहाँ पे दो तरह के लोग हैं अम्बेडकराइट समाज के। एक वो जो झुग्गियों में रहते हैं, जो किसी के घर में साफ सफाई करते हैं, जो किसी के कोई मजदूरी करता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशरूफ़ है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मशरूफ़ है, तो वो तो नहीं आएंगे। वो तो उनको संडे भी छुट्टी नहीं होती है, संडे तो उनको लगता है कि 2 पैसे और कमा ले, या फिर पूरा हफ्ते में इतना बदन कस जाता है कि रविवार को वो संडे को अपने शरीर को कुछ सुकून देना चाहते हैं। तो वो लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पर वो आते नहीं हैं। एक तो आप उनके बस्ती में कीजिए तो वहाँ पर वो आएंगे, और दूसरे अम्बेडकराइट है जो यहाँ के अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, अच्छे कॉलोनी में है, उनके बच्चे तो जय भीम करने के लिए भी उनको शर्म आती है, क्योंकि उनको लगता है उनका कोई पाटिल दोस्त नाराज हो जाएगा, या कोई कुलकर्णी उनसे नाराज हो जाएगा, या उनके साथ में उठना बैठना बंद कर देगा, तो वो भी आने नहीं है। और तीसरी जमात उन लोगों की है जो यहाँ के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट गांधीयन लोगों के गोद में बैठे हैं, जो ये बताना बार बार नहीं भूलते हैं कि अम्बेडकराइट मूवमेंट में क्या फ्लॉज है, लेकिन ये बात कभी नहीं बताते हैं कि आपके सोशलिस्ट गांधीयन मूवमेंट में आज भी आपके अब्बा आपा जो सदियों से आपके लीडरशिप पोजीशन में आज भी वही है, और वो अपना लीडरशिप नहीं छोड़ रहे, और आज भी उनके लिए आप केवल एक चीप लेबर हो, उनके लिए झोपड़पट्टी में काम करने वाले लोग हो, आपको थोड़ा बहुत कुछ देंगे और आपके साथ बस एक चीज़ करेंगे कि एक पोलाइट तरीके से बात करेंगे, जेवलास का भूख नहीं लागली तुला। और तीसरे वो लोग हैं, यानी लास्ट में एक ऐसा संगठन है जो लगा पड़ा हुआ है हमारे उस यूथ को टैप करने में, जो बहुत ही गुस्सा है इस सिस्टम से, जिसको इस सिस्टम से नाराजगी है, जिसके पास ना रोजी है ना रोटी है, लेकिन कुछ एस्पिरेशन है, कुछ राजनीतिक उसकी इच्छा है कि उसको भी कोई कुछ पहचाने, या वो भी कोई लीडर बने, चाहे वो कैसे भी बने, चाहे वो तलवार की नोक पे बने, चाहे वो किसी संगठन में नेता बन के बने। और उन लोगों को टैप करने वाले हैं जिसे हम राइट विंग कहते हैं इस देश का, आरएसएस, बीजेपी, वो वर्ग है जो हमारे उस यूथ को टैप कर रहा है। और बचा कुचा जो है वो हमारे इस यहाँ पर बैठा हुआ है, जो आया है, बहुत कम लोग पुणे के यहाँ पर आए हैं, जो तादाद हम सोच रहे थे वो नहीं आए हैं। तो पुणे की ये दशा है और पुणे की यही दिशा है कि वो धरती, तो हमने ये कहा कि ठीक है इस स्थिति को हम जानते हैं, लेकिन जो जैसे सचिन सर ने कहा कि जो हमारे पुरखे हैं या हमारे आज के जो लीडर है, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जिन्होंने इस ग्राउंड को छोड़ दिया है, जिन्होंने हार मान ली है, वो हार हम नहीं मानेंगे और उस फूले के पुणे को, उस भीमा कोरेगांव के पुणे को, उस बाबा साहब के पुणे को दोबारा अपने मुट्ठी में लेंगे और दोबारा यहां से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और दोबारा यहां से जो शेठ जी भटजी है, जो बामन बनिया है, उनका जो आज पुणे हो चुका है, उनके खिलाफ इस पुणे में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये हमारी आइस्का की एक सोच थी और इसीलिए हमने ये अपना पहला यूथ कन्वेंशन जो है, जिसकी शुरुआत भलाई हो सकती है थोड़ी धीमी हुई हो, लेकिन हमें पता है कि इसका जो अंत है एक बड़े आंदोलन के स्वरूप में होगा और एक बड़े लीडरशिप और एक बड़े मूवमेंट के स्वरूप में होगा। तो
इसीलिए हमने पुणे चूज़ किया, पुणे का निर्णय लिया कि पुणे में करना है, क्योंकि विदर्भ में, मराठवाड़ा में तो एक आप छोटा सा प्रोग्राम भी लगा दीजिए तो लोग आ जाते हैं। एक चलता हुआ राहगीर भी बाबा साहब का फोटो देख लेंगे, तादाद हमारी ज़्यादा है और तादाद के साथ में हौसला बहुत ज़्यादा है। यानी विदर्भ और मराठवाड़ा में जब भी जाता हूँ तो हमारे लोग, खास करके औरंगाबाद, इस सब रीजन में जब मैं जाता हूँ, नागपुर, तो हमारे लोगों के अंदर, उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनकी आंखों में डर नहीं दिखता है। वो एकदम छाती चौड़ा करके बात करते हैं। वो पुणे के जैसे लोग नहीं, एकदम वो नीचे मुंडी डाल के, जैसे उनको शर्म आ रही है बाबा साहब की बात करने में। वो इस तरह के वो सौम्य भाषा बोलणारे लोक नाही, कडक भाषा बोलणारे लोक आहेत एकदम बाबा साहेब सारखे. द वे बाबा साहेब इज टू स्पीक, that's how they also try to speak. They are not polite, but they are committed to the movement. लेकिन पुणे में जैसे मैं कह रहा था कि पुणे में ये अंदाज हमें नहीं दिखता है. पुणे में ये अंदाज हमारे लोगों में, झोपड़पट्टियों में है. लेकिन वो जो झोपड़पट्टी के लोग, जैसे मैंने कहा, वो बेचारे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझ रहे हैं. वो मूवमेंट का उस तरीके से पार्ट नहीं बन पा रहे हैं. तो साथ ही साथ, क्योंकि ये यूथ कन्वेंशन है, तो कुछ बातें हमारे यूथ के इतिहास की हो जाए. और कुछ, मैंने एक बड़ी स्पीच तैयार की थी, लेकिन वो मैं पूरी स्पीच नहीं बोलूँगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है. लेकिन कुछ चंद बातें आपके सामने रखूँगा कि हमारा यूथ मूवमेंट कैसे रहा हुआ है. इस देश में अगर अमूमन इतिहास को खोजा जाए तो यूथ का जो हिस्ट्री है या यूथ का जो आंदोलन है, वो आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ स्टार्ट होता है. 1936 में जैसे कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का निर्माण होता है, जो कांग्रेस द्वारा संचालित होता है. और तमाम तरह के जो यूथ है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या यूनिवर्सिटी के बाहर हो, वो इस बड़े यूथ आंदोलन में शामिल होते हैं. ज़्यादातर उसकी जो लीडरशिप होती है उस समय के जो अपर कास्ट है उनके हाथों में ही होती है, या जो लैंडलॉर्ड जो कम्युनिटीज़ है उनके हाथों में होती है. साथ ही साथ उसी समय के आसपास जो इस देश में उस समय की मुस्लिम लीग थी, तो वो एक अपना मुस्लिम यूथ का आंदोलन खड़ा करती है, जिसको हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से जानते हैं. 1937 के दौरान, 36 के बाद में, around 1937 Muslim League formed its own student organization which leads the youth movement of Muslim then. उसके पहले ही आरएसएस 1930 में एक अपनी स्टूडेंट विंग बनाती है जिसका नाम होता है हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन, जो हिंदुज़म के नाम पे एक अपना यूथ विंग बनाते हैं और काम शुरू करते हैं. हम उसके बाद में थोड़ा लेट आते हैं और 1942 में, इन 1942, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अपने पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में शेड्यूल कास्ट यूथ का एक स्टूडेंट विंग बनाता है जिसका नाम होता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन, जो नागपुर में बनता है, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाभाऊ खोब्रागडे होते हैं, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे. और उसके पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के जो चेयरपर्सन थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे जोगेंद्रनाथ मंडल, जो बंगाल के उस समय के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सबसे बड़े लीडर थे. और जब कांग्रेस ने बाबा साहब को हरा दिया महाराष्ट्र में, तो पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और मुस्लिम लीग का अलायंस करके बाबा साहब को बंगाल से जिताने का काम जो व्यक्ति करते हैं, उनका नाम होता है जोगेंद्रनाथ मंडल. वो हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले अध्यक्ष होते हैं, जो उस सभा को अध्यक्षता करते हैं. यह हमारा हिस्ट्री था. उसी समय के आसपास या उसके पहले भी पंजाब में हमारा यूथ, जो ब्रिटिश एजुकेशन के कारण लिख पाया, बोल पाया, समझ पाया, और उस समय के जो आंदोलन थे, तथाकथित पुरोगामी अपर कास्ट
के जो आंदोलन थे, जैसे आर्य समाजी जो आंदोलन थे, उसको नकारते हुए, शुद्धिकरण के आंदोलन को नकारते हुए पंजाब में मंगू राम जी जो यूथ है उस समय के, एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं पंजाब में शेड्यूल कास्ट का। उस समय के आसपास पंजाब में हम एक बड़ा मूवमेंट हमारा यूथ खड़ा कर रहा है। उसी समय के आसपास हमारे यूथ उस समय का मद्रास, वहां पे एक अपना मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। विदर्भ और खास करके उत्तर प्रदेश में जाटव युवा महासभा के अंतर्गत उस समय के जो हमारे पढ़े लिखे उस समय के जो चमार, जिन्हें कहा जाता है जाटव कम्युनिटी के, हमारे यूथ एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। तो हमारा यूथ का मूवमेंट आज का नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि हम आज अपना यूथ की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये यूथ का जो मूवमेंट है वो आज का नहीं है, ये काफी लंबा पुराना मूवमेंट है। वही यूथ मूवमेंट बाबा साहब के जाने के बाद हमारे जब आरपीआई के लीडर टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और टुकड़ों में बैठने के बाद में अपने छोटे छोटे पेटी इंटरेस्ट के लिए अपने पॉलिटिकल मास्टर के पीछे भागते हैं, तब तो उससे गुस्सा होते हुए और समाज में जातीय अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र का यूथ खड़ा करता है, जिसका नाम होता है दलित पैंथर। 1960-70 के दशक में दलित पैंथर हमारे सामने आता है, और वो दलित पैंथर महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाता है, गुजरात से होते हुए तमाम अन्य राज्यों में जाता है, और तमिलनाडु में खास करके एट्रोसिटी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करता है, और महाराष्ट्र के गांव कोनों में पहुंचता है। तो वो भी हमारे यूथ ही थे जो नई नई पोएट्री करने लगे। चाहे बाबूराव बागुल का लिखान, वो यूथ थे। When he started writing, he was young. When Dhasal wrote about the ugliness of caste society, the poverty among most marginalized, and the inhumanity among upper caste, he was young then. चाहे राजा ढाले थे, ये सब यूथ लीडर थे हमारे, जो कि बूढ़े नहीं थे। आज के समय के जैसे आपने कहा कि चाचा भतीजा वाले नहीं थे ये लोग, बहुत गरीबी से आया हुआ यूथ था, जिन्होंने अपनी मूवमेंट खड़ा की, और कुछ लोगों के इनकाउंटर भी हुए। उस समय हमारे बच्चों को मारा भी गया। रमाबाई नगर, अगर आपको याद होगा, बहुत रिसेंट हिस्ट्री है। घर में घुस के पुलिस ने हमारे बच्चों का इनकाउंटर किया, हमारे लोगों का। काफ़ी यूथ थे उसमें जिनको मारा गया। दलित पैंथर के मूवमेंट में भी काफ़ी हमारे यंग बच्चों को मारा गया। तो मैं ये आपको इतिहास में इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि जो मूवमेंट हमारे आज के यूथ ने ठंडे बस्ते में डाल दी है, खास करके हमारे शहरी यूथ ने, जिसको लगता है कि 14 अप्रैल को केवल नाच गाना ही हमारी मूवमेंट है, या जिसको लगता है कि बच बचा के छुपा के कुलकर्णी जी को अपनी जात ना बताते हुए कहीं एक जगह नौकरी करनी है, किसी को यदि लगता है कि बस हमारा काम है एमपीएससी और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करके किसी तरह ब्यूरोक्रेसी में अपनी पोजीशन बना ले, जो आप नहीं बना पा रहे हो। बहुत कम चुनिंदा हमारे बच्चे आजकल ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं। एंड व्हाट सुमित से देयर आर द बहुत स्टार्क नंबर है कि हमारा ब्यूरोक्रेसी में नंबर गिरा हुआ है, एंड देयर आर मल्टीपल रीज़न फॉर दैट। चाहे वो रिजर्वेशन का कम होना हो, चाहे यूपीएससी और बाकी पब्लिक कमीशन का बैकडोर एंट्री की बात हो, तमाम उस तरह के अलग अलग रीज़न हैं, या रिजर्वेशन को फुलफिल करना ना हो, बैकलॉग हो, उस तरह के तमाम रीज़न हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि जात छुपा के या समाज से परे रह के आपको लग रहा है कि आप कहीं बच पाओगे, तो आप बचने वाले नहीं हो। मुझे याद है जब मैं जेएनयू में जब हमने स्टूडेंट मूवमेंट शुरू की, तो एक प्रोफेसर मुझे कहने लगे अपने समाज के कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। ठीक था, 14 अप्रैल वगैरह मनाते हैं, इट वॉज गुड, वाई आर यू नाउ हेलमेंट ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड यू वांट टू गो अगेंस्ट बोथ लेफ्ट राइट एंड ऑल ऑफ दिस पीपल, गो एंड स्टडी
आई सेड यस दैट्स व्हाट मैं तो कर रहा हूँ स्टडी, आई एम गुड इन माई स्टडी। और हम जो जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वी आर गुड इन आवर स्टडी, बट हम फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। वो प्रोफेसर जब उसका प्रमोशन नहीं होता है तो मुझे कॉल करके बोलता है कि मेरे लिए आंदोलन करो, कि आप वीसी के सामने धरना दो। तो इन लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपके आरक्षण के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपका ये मीक मिडिल क्लास नहीं आता है। मिडिल क्लास इज जनरली मीक इन इंडिया एंड आवर मिडिल क्लास इज वेरी मीक, डरपोक एकदम। वो कांशीराम की तरह वो पंजाब वाला मिडिल क्लास नहीं जो सरकारी नौकरी कर रहा है और आशुतोष ने कुछ गलत सवाल पूछ दिया, रिपोर्टर कान के नीचे बजा दिया, ऐसा वाला नहीं है। एकदम डरपोक है, किसी ने बोल दिया नौकरी जाएंगी उसके छक्के छूट जाते हैं। किसी ने बोल दिया कुछ हो जाएगा, ही इज नॉट रेडी टू फाइट एट ऑल। उस तरह का ये मिडिल क्लास है जो 4 दीवारी अपार्टमेंट में रहना चाहता है। तो ये मिडिल क्लास को यदि लग रहा है कि आप बच जाओगे तो आप बचने वाले नहीं हो, बिकॉज इफ यू चेक डेटा ऑन सुसाइड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाउ, जो खास करके शेड्यूल कास्ट के सुसाइड का डेटा अगर आप देखोगे, ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर रहे हैं दे आर फ्रॉम दलित मिडिल क्लास, दे आर नॉट पुअर। वो कोई झोपड़पट्टी गांव कस्बे से आए हुए बच्चे नहीं है, ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप जिनको ट्यूशन अफोर्ड कर पा रहे हैं 5वीं से आईआईटी का। जो जात छुपाने वाले लोग वो लोग हैं। और जब आईआईटी में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं भाई यहाँ पे जो अपर कास्ट है वो तो तुमको मुंह पर कह रहा है कि तुम्हारे दरवाजे के सामने लगा दिया कि तुम जो है यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, एंड देयर आर मल्टीपल एविडेंस दैट वी नो नाउ। And then there is administration which try to, वो क्लिनिकल रीजन देता है आपके सुसाइड का, विथ साइकोलॉजी apparently in worldwide if you read psychology, and also this entire concept of birth of clinic, that how psychology now in the hands of ruling class is giving justification for our ethnic cleansing in so-called modern institution. For instance, if you read their reports ऑन एनी सुसाइड्स, इन दलित स्टूडेंट्स और आदिवासी स्टूडेंट जब सुसाइड होता है उनके अगर स्टेटमेंट या रिपोर्ट देखते हो तो ये कहते हैं कि दे फेल टू कोप अप विथ द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम दैट वी हैव हियर, एंड दिस इज अ क्लिनिकल लैंग्वेज इन साइकोलॉजी, दिस इज अ क्लिनिकल लैंग्वेज दैट फेलिंग टू कोप अप. So when you fail, you commit suicide. And therefore, जो सारे बहाने आपने बताए थे जात छुपाने की या आंदोलन के साथ नहीं खड़ा होने के, वो सारे बहानों के वजह से आपका बच्चा जो है उसको ना कम्युनिटी का सपोर्ट है, ना उसको आइडिया है कि मैं कहाँ रीच करूँ, उसके अंदर डर भी है, और बाकी जो उन चीज़ों को जब नहीं संभाल पाता है तो वो सुसाइड कर लेता है. उसका और भी अलग कारण हो सकते हैं. देयर आर मल्टीपल रीजन, बट वन बिग रीजन फॉर सुसाइड ऑफ दलित स्टूडेंट्स is that they don't find any support system around them in such institution. क्योंकि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी बच्चे के साथ में, अब समझ लो जहाँ से मैं आता हूँ या हमारे औरंगाबाद के जो बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, किसी के बच्चे के साथ में अगर किसी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी ने कर लिया या किसी स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया तो आपको लगता है कि वो हाथ पैर उसके सलामत बचेंगे? नो, वी विल ब्रेक देयर बोन. इतना मारेंगे उसको वहीं पे. अगर हमारे किसी ने प्रोफेसर ने अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया मेरे सिटी में, अगर हमको पता चला नागपुर में या औरंगाबाद में कि किसी प्रोफेसर ने हमारे लड़का लड़की के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया, तो उसके चेंबर में घुस के दरवाजा बंद करके आधा घंटा मारेंगे उसको. एंड वी डिड दैट. आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड. हमने मारा है उन प्रोफेसर को जिन्होंने हमारे बच्चे का डिस्क्रिमिनेशन किया है, और हम मारेंगे उनको. क्यों मारेंगे? क्योंकि वो पुलिस ना हमारी केस दर्ज करता है, ना आपका वाइस चांसलर हमको सुनता है, ना आपकी अदालतें हमारे लिए बैठी हुई है. आप सब हमारे खिलाफ बैठे हो, क्योंकि जब भी हम कोई एट्रोसिटी केस लगाते हैं देयर इज नो कन्विक्शन इन दैट. एंड दैट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश का डेटा कहता है कि चाहे बात यूपी की हो
चाहे राजस्थान की हो, चाहे बात कांग्रेस बीजेपी किसी भी सरकार की हो, एट्रोसिटी का जो कन्विक्शन रेट है वो हमेशा से कम रहा हुआ है, एक्सेप्ट एक ही बार जब बहन कुमारी मायावती यूपी की जब सीएम थी, दैट वाज ओनली स्टेट एंड ओनली टाइम जब एट्रोसिटी का कन्विक्शन रेट सबसे ज़्यादा था। बाकी कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा सीएम था। तो हमारा तो भरोसा ही नहीं है आप पर, आपके पुलिस पर नहीं है। आपका पुलिस, हमारा व्यक्ति को जाता है तो पुलिस केस दर्ज करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो उसकी जाति का नहीं है। और हमारे जाति का एक दो पुलिस वाला भी हो तो वो कुछ कर नहीं पाता है, वो पीछे से आके कहेगा कि मला माफ करा, मला माहिती है कि हाथ क्या होता, मुझे पता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या मुझे पता है कि एट्रोसिटी केस है, लेकिन ये थानेदार दर्ज नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस लाचारी के माहौल में आपको यदि ये लगता है कि आप बच जाओगे तो बहुत इस गुमान में या इस इल्यूजन में अगर हम रहेंगे तो ये सही बात नहीं है। और खास करके शहरों के जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दूसरी जनरेशन के लोग हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए यह बात है कि आपको यदि लग रहा है कि जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के या अच्छे इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ के somehow we will do best. No. Now the data is coming and telling us that even if you are applying for a private sector jobs, corporate jobs में, now there was a suicide recently, there was suicide in Bangalore. एक हमारे समाज का बच्चा सुसाइड करता है and apparently the people around him, उसके दोस्त हैं, वो कहते हैं कि he used to talk about the caste discrimination in his office. And now there are studies जो ये कह रहे हैं कि समान एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति जब या माइनॉरिटी के जो एप्लीकेंट्स हैं, जब वो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो उन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। तो यदि आपको ये लग रहा है कि कॉरपोरेट में या ये जो सो कॉल्ड न्यू इंडस्ट्रीज है इसमें आप अपनी जगह बना लोगे तो ये मुश्किल है। आप कर भी पाओगे तो फिर जो आपका स्ट्रगल है, जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी फिलहाल मैं टीस में पढ़ा और मेरे टीस में एक कोर्स है विच इज़ कॉल्ड HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका पैकेज एक अच्छा आपको नौकरी देता है, अच्छा कोर्स है। वहाँ से मेरे पढ़े हुए कुछ दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। बट व्हेन वी मीट एंड दे टेल मी कि यस हम कितना भी काम कर ले यहाँ पे देयर इज नो स्कोप कि हमको बड़ी पोजीशन पे जाने देंगे अनलेस द बॉस इज सम वाइट मैन, वाइट पर्सन। बिकॉज यहाँ पे जो ब्राह्मण पंडित बनिया है उसको आपकी जात पता है, वो भला ही कितना प्रिटेंड करे कि वो जाति का उसको कोई ये नहीं है, बट फ्रॉम बिगिनिंग अपर कास्ट का सोशलाइजेशन जाति से होता है, वो कितना भी मना करे। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशलाइजेशन। अर्बन अपर कास्ट का सोशलाइजेशन जाति का अलग तरीके से होता है। नॉट नेसेसरली दैट ही इज बीन टॉट टू हेट पर्टिकुलरली, बट देर आर सर्टन एक्टिविटीज विच दे ऑल्सो गो थ्रू। नाउ फॉर इंस्टेंस सेइंग, जैसे अर्बन अपर कास्ट का एक जाति को अर्बन अपर कास्ट कैसे समझता है, जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखते हो कि जो शादी की ऐड होती है, कास्ट नो बार एक्सेप्ट SC/ST। दिस इज हाउ अपर कास्ट प्रैक्टिस कास्ट इन अर्बन एरिया, दैट दे से वी डोंट बिलीव इन कास्ट बट वी डोंट वांट टू मैरी एक्सेप्ट SC/ST। सो देयर सोशलाइजेशन ऑफ अ कास्ट goes through the denial of a caste, and the denial of a caste is much deeper casteism than the casteism that exists in the rural area. For instance, एक मराठा को मेरे गांव में उसको पता है कि ये सोन पिंपले है, ये है महार, और मेरे गांव के मराठा को ये पता है कि भाई वो नालायक मराठा का बच्चा जो 10वीं में ढंग से पास भी नहीं हो पाया, गांव के चौराहे पे वो राजे टीका लगा के चौराहे में वो छाती खोल के खड़ा रह सकता है। उसका बाप कहीं NCP में है, कहीं कांग्रेस में है, कहीं BJP में है, वो उसे कनेक्शन है।
उसको पता है मैं किसी को मारूंगा तो पुलिस वाला भी कुछ नहीं करेगा, सब कॉल बिल हो जाएगा। वो एक अलग कास्टिज्म है जहां पे पोलाइटनेस नहीं है, जहां पे एकदम हार्शनेस है कि तू यहाँ पे कैसे बैठ गया, तूने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए। खैरलांजी में जैसे हुआ कि हमारी लड़कियों ने इतना अच्छा कैसे कर लिया है स्टडीज़ में, हाउ एक ही घर है, ज़मीन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैसे क्या इतना अच्छा कर सकते हैं, तो मारो इनको। वो एक अलग तरह जो नेकेड कास्टिज्म है। लेकिन एक जो नया कास्टिज्म है जो हमारा आज का जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है उसका पार्ट बन चुका है। नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट कास्टिज्म फ्रॉम द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। नाउ लोग ये कहेंगे क्योंकि कास्टिज्म एक बीमारी है, इट्स काइंड ऑफ द थिंकिंग, नो थिंकिंग कैन सस्टेन विदाउट पीपल। जो लोग ये कहते हैं ना कि ब्राह्मणिज्म तो किसी में भी हो सकता है, दलित भी ब्राह्मण हो सकता है, ओबीसी भी ब्राह्मण हो सकता है, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं दैट द ब्राह्मणिज्म कैन सस्टेन विदाउट ब्राह्मण्स। इफ ब्राह्मणिज्म हैज टू सस्टेन then only Brahmin can sustain the Brahminism, and that's what they're doing in the modern institution by occupying and by monopolizing all the modern institutions that we have now, whether it's technical institutions, whether educational institution, whether modern economical institution, or even the political parties for that matter. You see that most of the people who have monopolized these institutions, they're mostly from the upper caste, Brahmin, Banyan and other upper caste, जिनके पास ट्रेडिशनली जमीन और रिसोर्सेस रहे हुए। तो अभी इस कास्टिज्म से हम कैसे लड़ेंगे? गांव के कास्टिज्म तो पता है हमको कि मैं तो कहता हूं गांव का कास्टिज्म ऐसे ही खत्म होगा। गांव का कास्टिज्म मैं खुले रूप से इस मन से बाबा साहब के समता सैनिक दल को याद करके बात कह रहा हूं कि जब बाबा साहब का समता सैनिक दल अपनी सुरक्षा कर रहा था जातीय अत्याचार के खिलाफ, तो अपर कास्ट लोग उसके खिलाफ चिढ़ के ये बोल रहे थे। बाबा साहब का एक इंटरव्यू उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया में, बाबा साहब को पूछते हैं रिपोर्टर, वो कहते हैं कि आपका समता सैनिक दल तो हिंसक है, ये लोगों को मारता है, लाठी काठी की बात करता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं अहिंसा और बुज़दिली में फर्क मानता हूं। मेरा संगठन जो है समता सैनिक दल, ये हिंसा नहीं करता है, लेकिन ये बुज़दिली के खिलाफ खड़ा होता है। तो बाबा साहब ने कहा हमको कि जातीय अत्याचार रोकने के लिए कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट, every government has failed to stop the caste atrocities. Rather, every government for that matter, by giving power to dominant caste. For instance, कांग्रेस ने जब मराठा के हाथ में पावर दिया महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कास्ट एट्रोसिटी इंस्टीट्यूशनलाइज की गई। कांग्रेस ने जब हरियाणा में जाटों के हाथ में पावर दिया, तो जाटों ने इतने घिनौने अत्याचार किए हमारे बहू बेटे के ऊपर, हमारे पुरखों के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर, कि वो जब आप रिपोर्ट पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आप इंसानियत से कहीं दूर खड़े हो और ये पढ़ रहे हो। राजस्थान, और अभी बीजेपी वही कर रही है। तो जातीय अत्याचार को ना इस देश का कोर्ट रोक पाया, ना इस देश की सरकारें रोक पाई, ना इस देश का पुलिस प्रशासन रोक पाया। तो बाबा साहब वो जो कहते हैं कि अगर आपको अपनी सुरक्षा करना है तो खुद ही खड़ा होना पड़ेगा और समता सैनिक दल या संगठन बनाना पड़ेगा, और अगर हमको बताना पड़ेगा कि कोई एक हाथ अगर हम पर उठता है तो हमारे भी दो हाथ उठेंगे, और वो हाथ जो हमारे ऊपर उठ रहा है उस हाथ को हम तोड़ देंगे। ये समता सैनिक दल की भूमिका थी, और इस भूमिका से आज का यूथ अगर पीछे हट जाएगा हमारा, तो हम समाज को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। ये वायलेंस नहीं है। बाबा साहब बुद्ध और कार्ल मार्क्स में बाय कोटिंग बुद्धा फ्रॉम धम्मपद सेज कि युद्ध की जिम्मेदारी और उस युद्ध में वायलेंस की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है जिसके ऊपर वायलेंस हुआ और उसने अपने सुरक्षा के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेंस का या फोर्स का इस्तेमाल किया। युद्ध की जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने वायलेंस की शुरुआत की, जिसने युद्ध की शुरुआत की। तो बाबा साहब वहां पे ये कह रहे हैं बुद्धा को कोट करके, दैट बुद्धा सेज दैट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ यू हैव ऑल द राइट टू यूज द फोर्स। एंड दिस इज नॉट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुद्धा कह रहे हैं जो बाबा साहब कोट कर रहे हैं। लेकिन कई हद तक हमारा जो आज का यूथ है वो बुज़दिली की बात करता है, एकदम मीक।
And now there is also this university discourse. The moment you talk about this, you become masculine. Then आपको क्रिमिनलाइज किया जाएगा. Oh, he is so masculine, he is talking about violence. And then there is this Western American university discourse which comes, और वहाँ का वाइट और मजदूर भी वो उस यूनिवर्सिटी से परेशान है, इसलिए ट्रम्प को वोट दे दिया. और यहाँ पे भी वही हाल है. That university has produced mostly the discourse of how to criminalize most oppressed. चाहे वो सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स हो, चाहे जेंडर का डिस्कोर्स हो, मोस्ट ऑफ दिस डिस्कोर्स इज देयर टू क्रिमिनलाइज वर्किंग क्लास मासेस, क्योंकि वो पॉलिटिकल करेक्ट नहीं है. यानी कहने का मतलब ये है कि करण जौहर के घर में उसका गंदगी साफ करने वाला व्यक्ति गरीब है, लेकिन वो हेट्रोसेक्सुअल है, तो करण जौहर विक्टिम है, क्योंकि वो LGBTQ के अंडरस्टैंडिंग में ही इज गे और वॉट एवर. बट वो हेट्रोसेक्सुअल गरीब वर्किंग क्लास आदमी क्रिमिनल है, क्योंकि वो हेट्रोसेक्सुअल है. दिस इज हाउ द यूनिवर्सिटी क्रिमिनलाइज द वर्किंग क्लासेस, राइट? एंड दिस इज हाउ नाउ एनी फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी बाय दलित्स, पहले उसको स्टेट क्रिमिनलाइज करता है और बाद में इस तरह का यूनिवर्सिटी डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स उसको क्रिमिनलाइज करता है. लेकिन मैं वो बाबा साहब को इन्वोक करके कह रहा हूं that Baba Saheb told us to समता सैनिक दल, and in समता सैनिक दल जो उनके ट्रेनर हुआ करते थे वो महार बटालियन के लोग हुआ करते थे, जो बटालियन से रिटायर हुए, महार बटालियन से. वो लोग उनको ट्रेन करते थे और यूथ होता था उसमें, और वो यूथ बुद्धा की फिलॉसफी को मानता था. और बुद्धा की फिलॉसफी क्या है कि समता इस्टेब्लिश करनी है, और साथ ही साथ अगर आप पर आक्रमण हो तो आपका पूरा हक है उस आक्रमण को रोकने का. नाउ आई डोंट सी अवर यूथ इज डूइंग दैट. आई सी अवर यूथ ओनली इज रिएक्टिंग. एट्रोसिटी हुआ, हम लोग सड़कों पे है, न्याय मांग रहे. किसको न्याय मांग रहे भाई? वो कलेक्टर को मेमोरेंडम दे के, वो मेमोरेंडम दे देगा, शाम को बीबी के साथ डोसा खाने जाएगा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, उसको कुछ लेना देना नहीं है. मैं कह रहा हूं कि हमारे यूथ को बाबा साहब को दोबारा पढ़ना चाहिए और उस यूनिवर्सिटी डिस्कोर्स को रिजेक्ट करना चाहिए जो बाबा साहब को भी क्रिमिनलाइज करता है, और हमारे किसी भी तरह के मिलिटेंसी को जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए उसको रिजेक्ट करता है. उस तरह के सारे निष्कर्ष, सारे डिस्कोर्स को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा. वी हैव ऑल द राइट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. व्हेन स्टेट इज नॉट प्रोटेक्टिंग अस, व्हेन द जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टिंग अस, where the no political party is protecting us, we have all the right to protect ourselves. This is a human right. This is a fundamental human right that every individual has a right to protect themselves. तो वो एक बात हमारे यूथ को समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो बुज़दिली है, जो कुछ सालों में हमको लगता पढ़ लिख के व्यक्ति बुज़दिल नहीं होता है. और बाबा साहब की जितनी भी राइटिंग्स है, वेयर ही मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन, where he refers the history of Voltaire, he does not, and he compares and he says in India कि इंडिया में वोल्टेयर आप पैदा नहीं कर पाओगे. Look at his examples, look at his speeches when जब वो ट्रेड यूनियन को भाषण दे रहे हैं तो किस तरह के भाषण दे रहे ट्रेड यूनियन को. He is telling the trade union then, CPI और बाकी ट्रेड यूनियन जिनकी ट्रेड यूनियन थी उनको बता रहे कि ये आप क्या ट्रेड यूनियन के छोटे मोटे इंटरेस्ट लेके बैठे हो. अरे आपके आइडियोलॉग ने तो रेवोल्यूशन की बात की, सो यू शुड बेटर कॉल फॉर अ लार्जर रेवोल्यूशन, नॉट फॉर दिस पेटी इंटरेस्ट. बाबा साहब वाज टेलिंग दिस टू द मार्क्सिस्ट. बाबा साहब वाज टेलिंग दिस थिंग टू द मार्क्सिस्ट that you should call for a greater cause, not for this petty interest. When he is addressing workers, mill workers in my city Nagpur, just go and read his speeches. Read his speeches and see his picture in भीमा कोरेगांव, जहाँ पे कोई हमारे यही पुणे के लाड़ के हमारे एक विद्वान हैं जो भीमा कोरेगांव को मिथ मानते हैं. बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो अपने आप को कभी कभी अंबेडकर फैमिली से भी जोड़ते हैं. लेकिन बाबा साहब उस भीमा कोरेगांव में जाते हैं एंड व्हाट डज ही डू? बाबा साहब उस भीमा कोरेगांव में जाते हैं और उन सैनिकों के सामने नतमस्तक होते हैं जिन्होंने पेशवा को काट के फेंका था. एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ही गिव्स बार बार
कि बलि बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। ही इज कॉलिंग हम लोगों को जो इंफिनिटी दी गई है, एंड दिस इज नॉट द सिंपली इंफिनिटी, दिस इज इनफोर्स इंफिनिटी, इनफोर्स की गई है। ये इनफोर्स इंफिनिटी को खत्म करने के लिए बाबा साहब गोइंग अगेन एंड अगेन इनटू द पास्ट, ही इज रिविजिटिंग द पास्ट। फॉर इंस्टेंस, आफ्टर हिज कन्वर्जन इन 1956 इन नागपुर, जब वहां के पत्रकार बाबा साहब को पूछ रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि आपने नागपुर में दीक्षा इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो बाबा साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, नागपुर में मैंने दीक्षा इसी ली क्योंकि ये नागवंशियों की भूमि है, एंड दिस नागवंशीज जिनको अनटचेबल बनाया गया, एंड दे वर अर्लियर बुद्धिस्ट टू whom Aryan couldn't conquer, and they had to make equal bond with them, and that is why this land belongs to these Nagvanshis, earlier Buddhists and untouchable. That's why I'm converting here. तो बाबा साहब बार बार उस पास्ट में जा रहे हैं, उस पास्ट को खोज रहे हैं, उस इतिहास को, उस गड़े हुए इतिहास को बाहर निकाल रहे हैं, जो इतिहास हमारे पुरखों का है, जो इतिहास हमारे पराक्रम का इतिहास है, हमारे बुजदिली का इतिहास नहीं है। तो हमारे युवकों को ये बुजदिली छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि बुजदिल बन के आप एक दिन बच जाओगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक बच नहीं पाओगे। जैसे एक और मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पहचान के ऑफिसर है, ही इज इंजीनियर एंड ही क्लियर्ड इज इंजीनियरिंग। वो जो यूपीएससी के थ्रू जो इंजीनियर का नौकरी होता है उसको क्या कहते हैं, IES समथिंग, यू नो, वो उस पोजीशन पे थे, अभी रिटायर हो गए, उनका देहांत हो गया। तो वो मैं उनसे मिला और मुझे उन्होंने एक बात कही कि मैं अपने ऑफिस में बाबा साहब की आज ना जयंती मनती ना कुछ, तो मैं बोला कि बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे वैसे गणपति की जयंती मनती है, इतना ही ठीक है, सब उस दिन लड्डू उड्डू खाते हैं सब, बाबा साहब की जयंती नहीं मनती। बाकी अपने लोगों को पूछा जो काम करते, भाई आप तो लंबे समय से यहाँ पे, क्यों नहीं मनती है? नहीं होती है सर, तो नहीं होती है, और करेंगे तो थोड़ा सा जय भीम में कोई कहता नहीं। और ये नागपुर के तो आदत है बचपन से जय भीम कहने की, उसको लगता है जय भीम यूनिवर्सल है नागपुर के लोगों को, तो वो कहीं पे भी जय भीम कहता है, तो वो आदत है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा आप डर के हो तो नहीं हो रहा है। वो एक दिन गए, इतना बड़ा बाबा साहब का फोटो लाए और अपने ऑफिस में रख दिए और लगा के बोले कि भाई अब बोलो क्या बात करनी है, किसको क्या कहना है, क्योंकि उसको पता है कि डरूंगा तो डराएंगे, और अगर बोलूंगा कि नहीं डरूंगा, कर लो जो करना है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो हमारे युवकों ने, यूथ ने थोड़ा सोचना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ मीकनेस छोड़ना चाहिए। और दूसरा मुद्दा, वक्त हो चुका है बहुत, मुझे बहुत बातें करनी थी, बट एनीवेज आई जस्ट वाइंड अप इन अराउंड 5 मिनट। ओके, सो दूसरा मुद्दा यह है कि यह हमारे युवकों का मुद्दा है जिन्होंने बहुत मजबूती से उठाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आरक्षण जो हमें मिला था, जो खास करके भारत का संविधान लागू हो रहा है 1950 के आसपास। हाँ, एक मूवमेंट में भूल गया बताना आपको, इस देश में भारत के आज़ादी के बाद में जब से भारत का संविधान लागू हुआ, इस देश में अपर कास्ट ने एक मूवमेंट चलाई, और वो अपर कास्ट हर रीजन से था, हर आइडियोलॉजी से था, वो था एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट। पता है आपको, भारत में अपर कास्ट का एक ही मूवमेंट सरकार के खिलाफ रहा हुआ है हमेशा। द इंडियन अपर कास्ट हैज नेवर स्टूड अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। द पेजेंट, फार्मर, लोअर कास्ट, all of them have stood against the Indian state and have questioned the Indian state and their authority. खाली अपर कास्ट ने एक ही बार, एक ही मुद्दे के लिए इंडियन स्टेट को चैलेंज किया है, किसी सरकार को चैलेंज किया है, वो है आरक्षण के विरुद्ध में। और ये 1950 यानी भारत का संविधान लागू होने के कुछ साल बाद एक आंदोलन अपर कास्ट ने खड़ा किया, वो था आरक्षण के खिलाफ। वो कोनों कोनों में आज नहीं तो कल चलता रहा, और उसी आंदोलन से हमको पता है कि बाद में जो हमारे जेएनयू के लोग हैं उनको पता है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का पहले जो संगठन था यूथ फॉर इक्वलिटी, जो आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के खिलाफ था, बाद में जो केजरीवाल बाबा साहब का फोटो लगा रहा था। तो इस तरह का आंदोलन अपर कास्ट का रहा हुआ है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसी समय में
जब आरक्षण लागू हो रहा है तो 2 दशक हमको लग रहे हैं एक छोटा हमारा सेक्शन बनने के लिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो किसी सरकारी दफ्तर में बाबू बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, और 80 आते आते एक हमारा लोअर मिडिल क्लास और एक थोड़ा सा माइन्यूट सेक्शन क्रीमी लेयर का बना, जो आईएएस बना, जो डॉक्टर बना, जो इंजीनियर बना, और कुछ लोग हमारे जो फिर धीरे धीरे विदेश में जाने लगे। एक छोटा सा सेक्शन हमारा बना, और वो सेक्शन ने, उस सेक्शन में से कुछ एक तबके ने, जो खास करके लोअर मिडिल क्लास था लेकिन सरकारी नौकरी पे था, जो बैंक में क्लर्क था, सरकारी रेलवे में कहीं अपना काम कर रहा था, एक तनख्वाह आ रही थी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो खापर्डे साहब जैसे, कांशीराम साहब जैसे पुणे में जो डीआरडीओ कंपनी में यहाँ पे थे कांशीराम साहब, इस तरह का जो एक वर्क था, इन्होंने पैंथर मूवमेंट खत्म होने के बाद में, या उसका विघटन होने के बाद में, आरपीआई का विघटन होने के बाद में एक नया कॉन्शियसनेस डेवलप किया। और हमको पता है उन्होंने बामसेफ बनाई, बीएसपी बनाई, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, और बाद में हमें पता कि उसका बीएसपी का डिक्लाइन भी, हम सुमित ने जो बताया दैट नाउ इट इज़, हम लोग पहले कहते थे कि हमारी सीटें नहीं आई लेकिन हमारा वोट परसेंटेज अच्छा है, लेकिन नाउ दे डोंट इवन हैव दैट लॉजिक, ना हमारी सीटें ना वोट परसेंटेज अच्छा है, सो वी आर फिनिश्ड इन, एंड नाउ वी आर नॉट अ पार्टी जिसको कॉर्पोरेट फंड करता है, राइट? यानी किसी भी दलित लेड पॉलिटिकल पार्टी को कोई कॉर्पोरेट फंड नहीं करता है, राइट? यानी छोटी मोटी अपर कास्ट की हर पार्टी को आप देखोगे कॉर्पोरेट चंदा है, दलित लेड पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि जो कॉर्पोरेट है इस देश का, जो धन्ना सेठ है, वो अपर कास्ट है, वो आपको क्यों पैसा देगा आपकी पार्टी चलाने के लिए? तो हमारा राजनीतिक डिक्लाइन हुआ, और 90s के बाद में एक जो इकोनॉमी ओपन की गई, तो इट इज नॉट सिंपली opening of the economy, it was also to reduce the government sector. Now for instance, if you compare China and India, around similar time both China and India are opening their economy. लेकिन चाइना इकोनॉमी ओपन करने के पहले एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करता है, जिसमें लैंड, इंडिविजुअल होल्डिंग ऑफ लैंड को खत्म करता है और कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ जाता है। और क्योंकि एक बड़ा तबका है जो कलेक्टिव फार्मिंग में इन्वॉल्व है, और इंडिया में एक बड़ा तबका है जो लैंडलेस लेबर है, जिसके पास जमीन नहीं है, और उसके सामने आप इकोनॉमी को ओपन कर रहे हो, जिसके पास ना मार्केट रिसोर्सेस है, ना जिसको मार्केट समझता है, ना जिसके पास मार्केट कैपिटल है, ना जिसके पास नेटवर्क है, ना सोशल कैपिटल है, उसके सामने आप इकोनॉमी खोल देते हो, और आप ये बोलते हो कि जो मेरिटोरियस है वो इसमें कॉम्पीट करेगा। नो, ये दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे इकोनॉमी ओपन हुई, कैपिटलिज्म आया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इवन इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल एंड कैपिटलिज्म इन यूरोप हैज ऑलवेज हैड द ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म। इवन फॉर दैट मैटर इन यूएस, एवरी स्टेट हैज देयर ओन कैपिटलिस्ट। लाइक फॉर इंस्टेंस कांग्रेस हैड इट्स ओन कैपिटलिस्ट, बीजेपी है उसके अडानी अंबानी है, कांग्रेस के भी अपने कैपिटलिस्ट रहे हुए जो उसको प्रोटेक्ट करेगा ना। फॉर इंस्टेंस मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ के बनिया को, अगर उसका बड़ा टूथपेस्ट का अगर ब्रांड है, और आप अगर मार्केट इकोनॉमी बहुत बड़ी ओपन है, कोई फॉरेन का ब्रांड आके ये कहता है कि तेरे से अच्छा मेरा है और मैं उसको सस्ते में बेचूंगा, तो इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट करता है अपने कैपिटलिस्ट को इन द नेम ऑफ कि आप जो रिटेल में बहुत लंबे समय तक रिटेल इंडस्ट्री में एफडीआई को इंक्लूड ना होने देना, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन का माल रिटेल में नहीं आने देने का जो निर्णय था, वो इस देश के मजदूर के पक्ष में नहीं था, इस देश के बनियाओं के पक्ष में था, क्योंकि बनिया इस देश का रिटेल संभालता है। क्योंकि फिर बनिया का टट्टू छाप मंजन कौन खरीदेगा, तो वहां पर वो बचाना है। लेकिन बाकी जगह इन द नेम ऑफ ओपनिंग इकोनॉमी व्हाट डिड दे डिड, दे बेसिकली प्राइवेटाइज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन एंड द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और पोस्ट 90s जैसे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर कम होते जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा नंबर है रिजर्वेशन का, वो वैसे वैसे कम होते जा रहा है। कांग्रेस वॉज माइल्ड ऑन इट, बीजेपी वॉज वेरी अग्रेसिव बोथ इन द टाइम ऑफ वाजपेयी एंड इन द टाइम ऑफ मोदी। वो ज़्यादा अग्रेसिव है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और इसीलिए जो हाल के जो नंबर है, और अभी अगर सेंसस होता है और उसमें अगर ये सब डेटा निकलता है या इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो इस ड्रास्टिक चेंज, एंड जैसे मैं कह रहा कांग्रेस के टाइम पे माइल्ड था, जो हो रहा था एक धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा था,
but they introduce policy. For instance, they introduce even the policy of privatization of education, कि education को भी privatize कर दो. On the other hand, we wanted the universalization of education, कि हर बच्चे को फ्री शिक्षा मिले. कांग्रेस was hell bent कि वो एजुकेशन को प्राइवेटाइज करे, लेकिन वो माइल्ड कर रहा था. उसने कुछ सरकारी संस्थाएं बचा के रखी थी जहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ संस्थाएं थी, कुछ सेंटर, लेकिन बीजेपी तो वो भी नहीं कर रहा है. वो प्राइवेटाइज भी कर रहा है और जो बच्चे कुछ इंस्टीट्यूशन है वो उसको भी खत्म करते जा रहा है. तो 90s के बाद में हमारा सरकारी नौकरी में नंबर कम हुआ, और अगर आपका सरकारी नौकरी में नंबर कम होगा तो आपके पास वो क्लास खत्म हो जाएगा जो आपके मूवमेंट को लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, मूवमेंट के लिए काम भी कर सकता है और मूवमेंट के लिए चंदा भी दे सकता है. अब वो सेक्शन आपका धीरे धीरे खत्म होने लगा, और जो छोड़ा वो बचा हुआ अभी कुछ सालों में कब्र में जाएगा, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है. सो नाउ इन दिस time when I am speaking in front of you, we are living in the time of contradiction. And what is that contradiction? On the one hand, every political party, even people who hate us from their heart, they are talking about Ambedkar, celebrating Ambedkar. अच्छा ठीक है, Ambedkar का स्टैचू चाहिए क्या, ले लो. अच्छा, Ambedkar के नाम पे म्यूजियम चाहिए क्या, ले लो. On the other hand, हमारा जो एजुकेटेड सेक्शन है, जो नौकरी कर सकता है, सबसे ज़्यादा अभी जो अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट पे, वो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो SC/ST यूथ में है. बिकॉज देयर आर नो गवर्नमेंट जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर. वहाँ पे शर्मा जी का लड़का है, वो बराबर चाचा भतीजा वहाँ पे घुस जाएगा अपना नेटवर्क से. सो नाउ दिस में हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हर कोई बाबा साहब का नाम लेना चाह रहा है, जहाँ पर हम भी कई एक जश्न में डूबे हुए हैं, और कि बाबा साहब का स्टैचू न्यूयॉर्क में भी लग गया. ठीक है भाई, लग गया, लेकिन उसी बाबा साहब के कम्युनिटी का व्यक्ति जो है यहां पे भूखमरी से मर रहा है. साथ ही साथ एक माध्यम था मोबिलिटी का, वो था शिक्षा, एजुकेशन. नाउ महाराष्ट्र इज अ क्लासिकल केस जहां पर हजारों सरकारी स्कूलें बंद की गई है. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल. 70,000, ह्यूज नंबर. अरे गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला बच्चा कौन है? कोई धन्ना सेठ का बच्चा है, कोई बामन बनियों का बच्चा है, कोई ठाकुर मराठा का बच्चा है. ये बच्चा है उस पारधी का, उस मातंग, उस महार का, उस आदिवासी का. ये उसका बच्चा है. और वो सरकारी स्कूल में जब जा रहा है तो वहाँ पे ना शिक्षक है, ना दीवारें है, ना ब्लैक बोर्ड है. हर सरकार का धीरे धीरे एजुकेशन के ऊपर बजट कम होता है. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसका सीधा सीधा परिणाम हमारे लोग पर होने वाला है. हम लोग उस सिचुएशन में जी रहे हैं जहाँ पर मेरा घर अभी भी झोड़पट्टी में है, एंड वी वर्क देयर. हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर जो हम चला रहे हैं. एंड सिचुएशन इज सो बैड कि हमारे बच्चे 10वीं आते आते तक बाल मजदूर बन जाते हैं. एंड दे गिव द वैलिड रीजन. दे से कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या? माँ बाप भी कहते कि अगर हम तीनों लोग काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आप मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हो बाल मजदूरी का, खाएंगे क्या? So this particular system, the ruling caste and the ruling parties in this country, on the one hand they are celebrating Ambedkar, co-opting and appropriating all our discourse and narratives. On the other hand, they are doing the ethnic cleansing. But this ethnic cleansing अभी जो हो रही है वो तलवार से नहीं हो रही है. ये ethnic cleansing जो हो रही है ये सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट एजुकेशन को ख़त्म करते हुए, सरकारी अस्पताल को बर्बाद करते हुए, बाकी तमाम तरह के मार्केट फोर्सेस और उसका कैपिटल जो है बामन बनियों के हाथ में देके कर रहे हैं. और ये बहुत बड़ा चिप लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके पास इतनी धमक नहीं है. हमारे मजदूर के पास इतनी धमक नहीं है, वो ये कह सकता है कि मैं 18 घंटे काम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 18 घंटे काम करूँगा तो मुझे आप ये 2,000 रुपये बढ़ा के दीजिए. उसमें इतनी हिम्मत नहीं, कहता मत आकल. वो सेठ कहता कि मत आकल. हमारा बिहार का मजदूर लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक पार्टी है
जो मराठी नॉन मराठी का वाद विवाद करती है, उस पार्टी को कभी पूछो, उस पार्टी को कभी पूछो कि वहां से जो लोग आते हैं मजदूरी करने बिहार से, और आप जिनको मारते हो वो कोई वहां का ठाकुर नहीं है, वहां का भूमियार नहीं है, वहां का बामन नहीं है, वहां का दुसाद है, वहां का मुसार है, वहां का पासवान है, जो लैंडलेस लेबरर है और रोजी रोटी को ढूंढते ढूंढते आपके शहर में आपके लिए चीप लेबर होता है, और इसीलिए आपके यहाँ दो वक्त की रोजी रोटी के लिए सस्ते में काम करता है। आप उसके विरोध में खड़े हो। अगर इतनी हिम्मत है ना, तो इस महाराष्ट्र के अंदर इन बनियाओं ने जो पूरा इकोनॉमी कब्जा करके रखा हुआ है, इन लैंड ओनिंग कास्ट ने जो पूरा जमीन कब्जा के बैठे हुए हैं, इन ब्राह्मणों ने जिसने पूरा एजुकेशन और मीडिया को कब्जा करके बैठा हुआ है, इसके खिलाफ कभी बात करके देखो तो मान लेंगे आपकी बात, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगे क्योंकि आपको चंदा देता है। लेकिन आज वो बिहार के गरीब दुसाद को मारोगे, उस पासवान को मारोगे, क्योंकि वो उसके पास कोई बोलने वाला नहीं है। आज हम इस हालात में जी रहे हैं, और इस हालात में जीते हुए अगर हमें लगता है कि नई मूवमेंट खड़ी करनी है और किसी नेता का पिछलग्गू नहीं बनना है, तो हम सबको अपना अपना झोला उठाना पड़ेगा दोबारा, और अपना झोला उठाते हुए जैसे बुद्धा ने कहा था अपने शिक्षकों को कि जाओ 4 दिशाओं में और हर दिशा में जाके मेरे धम्म का मार्ग बताओ। वो बुद्धा को याद करते हुए और बाबा साहब के वो चलते हुए बुद्ध को याद करते हुए, बैठा हुआ आंख मूंदा हुआ बुद्ध नहीं, जो हमारा मिडिल क्लास को बहुत पसंद है, मेडिटेशन। संडे सैटरडे है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज अ बुलशिट। आई डिड माई साइकोलॉजी ऑल्सो। आई एम अगेंस्ट मेडिटेशन, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी वेयर यू हैव द मेजोरिटी हु इज वर्किंग क्लास। मेरा बाप हाथ से रिक्शा खींचता था। जब हाथ से रिक्शा खींच के घर में आता था ना, नागपुर की 50 डिग्री सेल्सियस में, सो ही इज टू ड्रिंक, ही इज टू स्पीट इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, ही इज टू गिव गाली टू हिज फोरफादर, ही इज टू गिव गाली मी ऑल्सो। उसका बदन कसता था, और जब वो सोता था ना तो वो चिल्लाता था, उसका बदन जब दुखता था। उसको तो मेडिटेशन नहीं सिखा सकते, वो सैटरडे संडे गवर्नमेंट सर्वेंट को सिखा दो। दिस इज नॉट फॉर अस, एंड दैट इज बाबा साहब सेड, आई डोंट वांट अ सिटिंग बुद्धा, आई वांट अ वॉकिंग बुद्धा। वो बुद्धा जो रेवोल्यूशन की क्रांति की बात करता है, बदलाव की बात करता है, वो बुद्धा नहीं जो मन की बदलाव की बात करता है। वो बुद्धा जो गरीबी की बात करता है, लाचारी की बात करता है, उसे खिलाफ बात करता है। और इसीलिए हम आइस्का के लोग, भला एक कम है, हम हर अलग अलग स्टेट में हम जा रहे हैं, और अभी हम कुछ मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन काम कर रहे हैं। हम आइस्का के लोग का यही धोरण है, यही कहना है। और मैं आपको भी अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है बदलाव करना है, तो हम लोगों को अपने वक्त से वक्त निकालते हुए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अगर हमको 1 घंटा मिलता है, वो 1 घंटा लगाते हुए एक ऑर्गेनाइज फोर्स खड़ा करना पड़ेगा, एक झोला उठाना पड़ेगा, और उन तमाम कस्बों में, उन झोपड़पट्टियों में, गाँव में जाना पड़ेगा जहाँ हमारे समाज के लोग लाचारी में जी रहे हैं, और उस लाचारी को दूर करना पड़ेगा। और इस सरकार, इस देश के सामंतवाद, इस देश का कैपिटलिस्ट जो बामन बनिया है, उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब ऑर्गेनाइज मूवमेंट खड़ा करेंगे तब जाके हमारे साथ बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करने वाले हमारे साथ ये लोग, नहीं तो हम लोग कुछ देने वाले नहीं हैं। और जैसे बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी आपको आपके हक अधिकार जो है बिना लड़ाई से नहीं मिलेंगे। किसी गरीब को उसके हक अधिकार बिना लड़ाई से नहीं मिलेंगे, उसको हक अधिकार के लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई लड़ने के लिए एक जज्बा चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत के लिए एक बड़ा संगठन चाहिए, उस संगठन की ताकत चाहिए। और वो संगठन आइस्का के रूप में पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत में हम लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे दोबारा अपील है, इस संगठन का साथ दीजिए, और जहाँ जहाँ आइस्का दिखे और आइस्का का एक्टिविस्ट दिखे तो उसको एक रोटी भी दीजिए, एक नोट भी दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय सावित्री, जय फुले। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद राहुल भाऊ।